चलो तो हम लोग देख रहे हैं अरियन के बुक से 8 लेसन मेजरमेंट, है ना। ये जो लेसन है इसमें हम लोग ये देखने वाले हैं कि हमको जो काउंटिंग करना है, गिनना होता है, कुछ मेजर करना होता है। जैसे कि किसी का वजन गिनना है तो हम केजी में गिनते हैं, कोई लंबाई गिननी है, लेंथ गिननी है तो हम सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर में गिनते हैं, टाइम गिनना है तो हम मिनट, आवर्स, है ना, दिन, साल, महीने, है ना, हफ्ते, इसमें गिनते हैं टाइम वगैरह। तो हमको ऐसे ही देखना है कि कौन सी चीजें हैं, कुछ कंडीशंस होती है, उसको कैसे हम लोग मेजरमेंट कर पाए। ठीक है, तो अगर हमको किसी आर्टिकल को गिनना है ना, अगर हमको आर्टिकल का मेजरमेंट करना है, मेजरमेंट ऑफ आर्टिकल। अब आर्टिकल क्या होता है? आर्टिकल, आर्टिकल मतलब होता है कोई वस्तु, है ना। जैसे कि तुम्हारे पास कोई पेन है, पेन, है ना, तो इनको कैसे गिनेंगे हम? ठीक है, मेरे को 12 पेन लेने हैं, बल्क में चीजें लेनी है, तो उसको कैसे गिनोगे? तो सिंपल है कि हम क्या करते हैं, अगर हमारे पास 12 आर्टिकल है, 12 आर्टिकल है, 12 आर्टिकल को हम लिखते हैं 1 डजन। क्या लिखते हैं? 1 डजन, मतलब 1 डजन में 12 आर्टिकल्स आएंगे। और अगर हमको 12 डजन लेना है, क्या लेना है? 12 डजन, तो उसको 1 ग्रॉस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? 1 ग्रॉस बोलेंगे। और यहाँ पर 1 ग्रॉस को हम लोग क्या करते हैं, 144 आर्टिकल भी बोलेंगे। अच्छा, ऐसा क्यों होगा? क्योंकि देखो, एक 12 डजन में एक ग्रॉस होता है। अब एक डजन में अगर 12 आर्टिकल होते हैं तो 12 डजन में कितने होंगे? 12 को 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 144 आर्टिकल आ जाएंगे 1 ग्रॉस के अंदर, है ना। तो जब भी कभी ऐसा इसमें क्वेश्चन आए इसके अंदर, तो ये याद रहना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा हम। अगर हमको लेंथ का मेजरमेंट करना है, अब मैं सीधा ऐसे लिखता हूँ जिसका मेजरमेंट हमको करना है। तो लेंथ का हमको मेजरमेंट करना है तो हम क्या करेंगे? लेंथ का मेजरमेंट क्या करते हैं हम लोग? मीटर में के अंदर में, किलोमीटर के अंदर में। तो अगर हम लोगों को किलोमीटर के अंदर में करना है तो हमको इतना पता होना चाहिए कि 1 किलोमीटर जो है वो 1000 मीटर के बराबर होता है ना। 1 मीटर जो है वो 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है कि नहीं। 1 सेंटीमीटर जो है वो 10 mm के बराबर होता है, 10 मिलीमीटर के बराबर होता है। तो इतना तो भी एटलीस्ट हमको पता होना चाहिए। उसके बाद हम लोग अगर उसके ऊपर कुछ एग्जांपल्स वगैरह आते हैं तो हम लोग इसको कन्वर्जन कर सकते हैं। 1 किलोमीटर का 1000 मीटर होता है, तो हम कन्वर्जन कर सकते हैं। कैसे करेंगे, क्वेश्चंस आने के बाद में सिखाऊंगा तुम्हें। ठीक है, अब हमको अगर वेट का मेजरमेंट करना है, वेट का मेजरमेंट कैसा होता है? वेट का मेजरमेंट, वेट का मेजरमेंट हम वैसे तो केजी में करते हैं। क्या करते हैं? किलोग्राम में करते हैं। कोई वस्तु है, उसका अगर हमको वजन करना है तो हम उसको केजी में गिनेंगे। और 1 kg मतलब क्या होता है? 1000 ग्राम होता है। 1 kg मतलब क्या होता है? 1000 ग्राम होता है ना। तो वही है, 1000 ग्राम मतलब 1 kg, और 1 kg मतलब 1000 ग्राम हम लोग ले सकते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास 100 kg है तो 100 kg को हम बोलते हैं 1 क्विंटल। क्या बोलते हैं? 1 क्विंटल बोलते हैं। 100 kg को क्या बोलेंगे? 1 क्विंटल बोलेंगे। और अगर हमारे पास 1000 kg वेट है, 1000 kg वेट है, तो उसको हम बोलते हैं 1 टन। उसको क्या बोलते हैं? 1 टन। तो 1 टन मतलब हो गया 1000 kg, 1 क्विंटल मतलब होता है 100 kg, और 1 kg मतलब होता है 100 ग्राम। इतना ही हमको पता होना जरूरी है। इसके अलावा अगर कुछ आते हैं तो मैंने तुमको कन्वर्जन का पहले भी बताया है, वो हमको कर लेना है। ठीक है, तुम्हारे बुक के अंदर में दिया भी है पूरा, वो थोड़ा सा याद कर लेना, क्वेश्चन आता है तो उसका यूज उसमें हो जाएगा। अब हमको किसी चीज का एरिया काउंट करना है, एरिया मेजर करना है किसी चीज का। तो एरिया जो है, अगर हमारे पास मतलब मीटर में वैल्यूज दिए हुए हैं, है ना, क्या दिए हुए हैं? मीटर में वैल्यूज दी हुई है, तो हम क्या करते हैं, हम एरिया निकाल सकते हैं। जैसे कि हम क्या करते हैं, हम मीटर में अगर हमको ये दी हुई है उसकी साइड्स, तो हम उसको स्क्वायर मीटर गिनेंगे। क्या गिनेंगे? स्क्वायर मीटर गिनेंगे। अगर सेंटीमीटर में दिया हुआ है वैल्यू, सेंटीमीटर में वैल्यू है दिया हुआ है, तो उसको हम स्क्वायर मीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्क्वायर मीटर बोलते हैं, है ना। हाँ, अब ये बोलेंगे ना, ये हो सकता है कि तुमको क्या बोले कि सॉरी, स्क्वायर सेंटीमीटर चाहिए, हाँ, स्क्वायर सेंटीमीटर चाहिए। अब क्या बोलेंगे कि बताओ कि
स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर मीटर में कैसे कन्वर्ट करें, या फिर स्क्वायर मीटर मीटर में कैसे कन्वर्ट करें। तो अगर तुम्हारे पास कोई क्वेश्चन है 1 स्क्वायर मीटर है, उसको तुमको स्क्वायर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो हमको ये पता होना चाहिए कि 1 स्क्वायर मीटर मतलब 1 मीटर इंटू 1 मीटर, और 1 मीटर मतलब होता है 100 सेंटीमीटर, और यहाँ पर 1 मीटर मतलब होता है 100 सेंटीमीटर। तो ये क्या हो जाएगा 100 इंटू 100 10,000 स्क्वायर सेंटीमीटर, है ना, डबल स्क्वायर हो गया, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर। समझ में आया, है ना। तो ऐसे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, इसको कन्वर्जन कर सकते हैं इसका, है ना। ठीक है, तो ऐसे एरिया रहेगा। उसके बाद हमको पता रहना चाहिए, जैसे टाइम के बारे में हम लोग गिनते हैं, टाइम देखते हैं, तो टाइम को मेजर करते समय में हमको दो चीजें पता होना चाहिए। एएम के बारे में पता होना चाहिए, इसको बोलते हैं हम लोग एंटी मेरिडियन। क्या बोलते हैं, एंटी मेरिडियन बोलते हैं। और पीएम मतलब क्या है, पोस्ट मेरिडियन है। और एएम मतलब क्या होता है कि रात के 12 बजे से लेके सुबह दोपहर के 12 बजे तक के टाइम को हम बोलते हैं एंटी मेरिडियन, और दोपहर के 12 बजे से लेके रात के 12 बजे तक के समय को हम लोग बोलते हैं पोस्ट मेरिडियन, जिसको हम पीएम बोलेंगे, है ना। अब दिन कैसे गिनेंगे, अगर हमको डेज का मेजरमेंट करना है, क्या करना है, डेज का मेजरमेंट करना है, तो हमको ये पता होना चाहिए कि कौन से महीने में कितना दिन होता है। तो हमको जनवरी में ना, जनवरी जो है उसके अंदर में हमको 31 डे मिलता है। फिर फेब के अंदर में हम लोगों को विदाउट लीप ईयर 28 डेज मिलेगा। फिर मार्च के अंदर में फिर से हमको 31 डे मिलता है। फिर अप्रैल के अंदर में हमको कितना दिन मिलेगा, 30 दिन मिलेगा। फिर मई में कितना मिलेगा, 31 दिन मिलेगा। फिर जून में कितना मिलेगा, 30 दिन मिलेगा। जुलाई में कितना मिलेगा, 31 मिलेगा। अब बाकी जुलाई से अगस्त यहाँ लिखता हूँ, देखो अगस्त में कितना मिलेगा, फिर से 31 मिलेगा, है ना। सितंबर में कितना मिलेगा, सितंबर में 30 मिलेगा, है ना। अक्टूबर में कितना मिलेगा, 31 मिलेगा। नवंबर में कितना मिलेगा, 30 मिलेगा, है ना। और दिसंबर के अंदर कितना मिलेगा, 31 मिलेगा। ठीक है। अच्छा, ये कैसे याद करते हैं इसको, तो हमारे पास हमारा क्या है, ये मुट्ठी बंद 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 कर देना अपने एक हाथ की, और जो ऊपर का एग्जैक्टली ये वाला पॉइंट है, इसको हम जनवरी से कैलकुलेट करेंगे। तो ये जनवरी, जहां जहां पे ऊपर उभरा हुआ भाग है उसको हम 31 काउंट करेंगे, और जो नीचे में है ऐसे बीच में जो भाग है यहाँ पर, है ना, ऐसा बीच वाला जो भाग है उसको हम क्या करेंगे, उसको 30 काउंट करेंगे। सिर्फ फेब्रुवरी को 28 या 29 लेते हैं। तो ये पहला हो गया जनवरी, फिर उसके बीच में है फेब्रुवरी, तो जनवरी 31 का, फेब्रुवरी बीच में है, वो क्या हो गया 28, है ना। उसके बाद मार्च है तो 31 का, फिर क्या है अप्रैल है तो 30 का, फिर मई, है ना 31, मई के बाद जून, जून 30 का, जुलाई 31 का। और जहाँ पे जुलाई आया ना, लास्ट में आया जुलाई, तो जहाँ पे जुलाई आया वहीं से फिर से अगस्त चालू करेंगे। तो अगस्त फिर से 31 का, वहीं से चालू करा, है ना। अगस्त के बाद सितंबर 30 का, अक्टूबर 31 का, नवंबर 30 का, और दिसंबर फिर से ऊपर आ रहा है तो 31 का। ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर इसका उपयोग करके दिन को बराबर काउंट कर सकते, सॉरी डेज को गिन सकते हैं कि कौन से महीने में कितने दिन जो है वो रहते हैं। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। हाँ हाँ, तो लीप ईयर में ज्यादा से ज्यादा फरवरी जो है वो क्या हो सकता है, 29 हो सकता है। 28 का क्या होगा, 29 डेज हो सकता है। बाकी तो सभी जैसे का वैसा ही रहेगा। ठीक है। यूनिटरी मेथड भी हमको देखना है। पहले तो मैं इसको मिटा देता हूँ, मिटाने के बाद कुछ टर्म और है, यूनिटरी मेथड है, उसके ऊपर वर्क एंड टाइम भी हमको देखना है, वो हम इसमें देखेंगे। चलो, तो हमको देखना है अभी यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड का मतलब है कि ये ऐसी मेथड है जिसमें हम एक आर्टिकल के कीमत को निकालते हैं। क्या करते हैं, वैल्यू को निकालते हैं। तो अगर मुझे कोई एक आर्टिकल का वैल्यू निकालना है ना, वैल्यू ऑफ वन आर्टिकल, वैल्यू ऑफ वन आर्टिकल, आर्टिकल मतलब वस्तु बोलेंगे, है ना। किसी एक वस्तु की कीमत निकालनी है, चॉकलेट्स वगैरह हम लेते हैं, बल्क में ले लिया, तो एक चॉकलेट की कीमत कितनी है ना। हम लोग मैंगो निकालते हैं, 100 मैंगो एक साथ खरीद लिए, तो एक मैंगो की कीमत कितनी, ऐसे निकालने हैं तो क्या करेंगे। तो जब भी ऐसा कोई
मतलब वैल्यू निकालना होता है एक वैल्यू का, तो हम यहाँ पे लिखेंगे वैल्यू ऑफ गिवन नंबर ऑफ आर्टिकल, गिवन नंबर ऑफ आर्टिकल, गिवन नंबर ऑफ आर्टिकल, और यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ आर्टिकल, यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ आर्टिकल, है ना, नंबर ऑफ आर्टिकल। ये ध्यान दो, देखो अब क्या है, वैल्यू ऑफ आर्टिकल, वन आर्टिकल लेना है। तो सपोज हमको ना एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे कि अगर हमारे पास 10 अच्छा 1 डजन मैंगो है, 1 डजन मैंगो मतलब 12 मैंगोज, है ना। तो 1 डजन मैंगो तुमको दिया 60 रुपए का, कितने रुपए का, 60 रुपए का। तो देखो वैल्यू ऑफ गिवन नंबर ऑफ आर्टिकल, जितने भी नंबर ऑफ आर्टिकल है, 12 नंबर ऑफ मैंगोज थे, उनकी वैल्यूज कितने दी है, 60 रुपए, 60 रुपीज। मैं यहाँ लिखूंगा 60 रुपए। और कितने आर्टिकल थे, 12। 1 डजन में कितने मैंगो होते हैं, 12, है ना। तो अगर मुझे 1 मैंगो की कीमत निकालनी है तो मैं 12 5 जा 60 करूंगा। तो अगर यहाँ पर क्या होगा, 60 के हिसाब से अगर हम डजन के हिसाब से लेते तो एक आर्टिकल मतलब यहाँ पे हमने मैंगो ले लिया, तो एक मैंगो की कीमत कितनी होगी, 5 रुपए। कितनी हो गई, 5 रुपए, है ना। ऐसे ही अगर हमको, जैसे कि हम चॉकलेट लेते बल्क में, कभी बर्थडे वगैरह होता है हमारा, तो क्या होता है कि अगर एक चॉकलेट की कीमत हमको पता है, सपोज एक चॉकलेट 5 रुपए का है और हमको बांटने हैं 100 चॉकलेट, कितने, 100, तो वो हमको 100 चॉकलेट बांटने, तो उसको कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ आर्टिकल हमारे पास है, वैल्यू ऑफ गिवन नंबर ऑफ आर्टिकल निकालना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे कितने, 5 रुपए का एक चॉकलेट है, और यहाँ पे नंबर ऑफ आर्टिकल कितने हैं, 100 है, 100 है ना चॉकलेट, 100 लोगों को बांटना है, और वैल्यू ऑफ द गिवन आर्टिकल हम x ले लेंगे, मतलब कितने रुपए का हमारा चॉकलेट होगा टोटल। तो ये डिवाइजन है, तो इधर मल्टीप्लाई में भेज दो, तो 5 इंटू क्या हो जाएगा, 100, और यहाँ पे x हो जाएगा। तो यहाँ पे 5 1 5, टोटल कितना होगा, 500 रुपए के चॉकलेट हो जाएंगे, है ना। ऐसे ही हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, समझ में आया। तो यूनिटरी मेथड से हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास टोटल पूरा पैसा है, जितने भी आर्टिकल हम लोगों को खरीदना है उसका अमाउंट है हमारे पास, पता है कि कितने आर्टिकल हम खरीद रहे हैं, तो हम एक आर्टिकल की कीमत निकाल सकते हैं, एक आर्टिकल की कीमत निकाल सकते हैं। अगर हमारे पास एक आर्टिकल की कीमत है, कितने हमको वस्तुएं खरीदने वो पता है, तो हम उसका टोटल वैल्यू भी निकाल सकते हैं। या फिर हमारे पास एक आर्टिकल का कीमत पता है, टोटल वैल्यू पता है आर्टिकल की, मतलब जितने भी वस्तु है उसका अमाउंट भी पता है, तो हम नंबर ऑफ आर्टिकल भी इससे निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो इस पे क्वेश्चन आएंगे तो देख लेंगे। अब नेक्स्ट है इसके अंदर में, वो है वर्क एंड टाइम। क्या है, वर्क एंड टाइम। तो वर्क एंड टाइम जो होता है, देखो क्या होता है, वर्क में, वर्क और पर्सन के बीच में देखेंगे कि अगर कोई काम है और वो एक आधी पर्सन कर रहा है ना, कोई एक पर्सन काम कर रहा है, तो क्या होता है हमेशा, ये सभी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। यहाँ पे लिखेंगे डायरेक्टली, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब इसका इसका मतलब क्या होता है, देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का, कि अगर वर्क, एक छोटा सा वर्क है तो एक इंसान कर लेगा आराम से उसको, लेकिन अगर काम बढ़ा दिया तो इंसान भी बढ़ाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इंसान भी बढ़ाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है। तो लेस वर्क लेस मैन, मोर मोर वर्क मोर मैन, है ना। कम काम है तो एक दो इंसान भी कर सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे काम बढ़ेगा तो उसके लिए ज्यादा इंसान की जरूरत पड़ती है। तो इसीलिए अगर वर्क ज्यादा है तो पर्सन भी ज्यादा लगेंगे, और वर्क कम है तो पर्सन भी कम लगेंगे। समझ में आया। तो इसीलिए बोलते हैं, वर्क को W लिखता हूँ, W इज प्रोपोर्शनल टू पर्सन, है ना। वर्क इज प्रोपोर्शनल टू पर्सन। समझ में आ रहा है। वर्क इज प्रोपोर्शनल मतलब अगर वर्क ज्यादा है तो पर्सन ज्यादा लगेंगे, काम ज्यादा है तो लोग ज्यादा लगेंगे, और अगर काम कम है तो कम लोग भी इसको कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद है दूसरा में हम लोग देखेंगे टाइम और पर्सन की बात, है ना। कोई पर्सन को कितना टाइम लगता है ना। तो यहाँ पर ये जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब इसको समझेंगे ध्यान से, इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है। अब हमारे पास क्या है ना, कोई कोई वर्क है, सपोज कोई क्या है, काम है ना, कोई काम है। तो अगर उस काम को, मतलब एक आधी काम को ज्यादा लोग होंगे तो वो काम को कैसे जल्दी खत्म कर देंगे,
है ना। सपोज क्या करना है, पेड़ लगाने हैं, छोटा सा एरिया है, पेड़ लगाने, 100 पेड़ लगाने, क्या करना है, 100 पेड़ लगाने, और हर इंसान एक पेड़ लगाता है ना। तो अगर एक इंसान एक पेड़ लगाता है तो क्या होगा, नहीं नहीं, एक इंसान एक पेड़ लगाएगा तो एक इंसान को 100 पेड़ लगाने को टाइम लगेगा ना, है ना। सपोज मैं ये बोल सकता हूँ कि 1 पर्सन क्या करता है ना, एक पेड़ लगाता है 10 मिनट में, कितने मिनट में, 10 मिनट में एक पेड़ लगा लेता है, तो उसको 100 पेड़ लगाने के लिए कितना लगेगा, है ना। वन ट्री प्लांट करता है तो उसको 100 ट्री प्लांट करने के लिए कितना करना पड़ेगा, यहाँ पे 1000 मिनट हो जाएगा, है ना, 1000 मिनट, तो ज्यादा मिनट हो गया, टाइम ज्यादा हो गया, है ना। लेकिन अगर मेरे पास 100 पर्सन है, कितने पर्सन है, 100 पर्सन है, तो बताओ ये कितने मिनट में ये काम हो जाएगा, 10 मिनट्स में। क्यों हो जाएगा, यहाँ पर देखो क्यों हो जाएगा, क्योंकि हर पर्सन एक प्लांट लगाएगा, हर पर्सन एक प्लांट लगा देगा, है ना। तो एक साथ अगर लग जाए तो 10 मिनट में काम हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, यहाँ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कि अगर पर्सन ज्यादा है तो जल्दी काम हो जाता है, जल्दी, और पर्सन कम है तो काम को समय लगेगा, काम को क्या लगेगा, समय लगेगा। तो वैसा ही है इनवर्सली में। तो इसको लिखते कैसे हैं, टाइम का टी लेते हैं और यहाँ पे 1/p लेते हैं, ऐसे इनवर्सली प्रोपोर्शनल, समझा। तो टाइम ज्यादा लगेगा तो पर्सन कम है तो ज्यादा लगेगा, और पर्सन अगर ज्यादा ले लिए सेम काम को करने के लिए तो टाइम फटाक से, मतलब कम समय में भी ये क्या होगा, हमको रिजल्ट देके चले जाएगा। समझ में आ रहा है, कम समय में भी हमारा काम खत्म कर लेगा। उसके बाद अगर वर्क और टाइम की बात करें, काम और टाइम की बात करें, वर्क एंड टाइम की बात करें, है ना, सॉरी, हाँ चलो, ये हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। क्या होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं का मतलब क्या होता है, काम और टाइम, अगर काम बढ़ गया तो टाइम जो है वो भी बढ़ेगा। इसमें पर्सन को हम कम ज्यादा नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी अभी यहाँ पे देखा था हम लोगों ने, पर्सन अगर सेम है तो 10 मिनट में एक ट्री लगता है तो 1000 मिनट में 100 ट्री। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ध्यान से देखो, अगर एक ट्री बढ़ा, मतलब 10 मिनट में एक ट्री है तो हमने क्या किया, हमने ट्रीज को बढ़ा दिया, मतलब काम को बढ़ा दिया। ट्रीज लगाना है 100, तो हमने क्या करा दिया, काम को बढ़ा दिया। तो एक ट्री लगाना था, अभी 100 ट्री लगाना है, काम बढ़ गया। तो जैसे ही काम बढ़ गया टाइम भी बढ़ गया, क्या बढ़ गया, टाइम भी बढ़ गया। तो बस वही है कि अगर वर्क बढ़ता है तो टाइम भी क्या होगा, बढ़ेगा, और अगर वर्क कम है तो जल्दी हो जाएगा, टाइम क्या होगा, कम होगा। समझे, समझे क्या, है ना। तो ऐसे ही हमको डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या करना है, ध्यान में रखना है जब भी हमको एग्जांपल्स करने पड़े। समझ में आया, ठीक है। तो अब देखते हैं इस लेसन के अंदर में कुछ क्वेश्चन है जो पेपर्स में आए थे पुराने, है ना, जो एग्जाम हुई है तुम्हारी नवोदय की एंट्रेंस कुछ सालों में, उसमें आए थे। तो देखते हैं, है ना। चल, तो हमको क्या देखना है अभी, एंट्रेंस कॉर्नर देखना है। तो अरियन के बुक में एंट्रेंस कॉर्नर जो होता है वो क्या होता है, वो होता है कि जितने पहले क्वेश्चन आए हैं, ये इस टॉपिक से जो क्वेश्चन आए हैं पहले के सालों में, ईयर में, वो हमको इसमें दिए होते हैं, तो उसको सॉल्व करना है। तो पहला क्वेश्चन है इसमें, 5045 ग्राम्स इज इक्वल टू, ये आया था 2019 के एग्जाम के अंदर। अब इसमें ऑप्शन नंबर 1 है 50 kg 45 ग्राम, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 है 5 kg 45 ग्राम, ऑप्शन नंबर 3 है 5 kg 450 ग्राम, ऑप्शन नंबर 4 है 50 kg 450 ग्राम, ठीक है। तो क्वेश्चन को समझते हैं, क्या है कि 5045 ग्राम है, उसको वो इक्वल टू होगा किसके बराबर, तो और ऑप्शन में देखो केजी और ग्राम में दिया हुआ है, तो हमको इसको केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा।
तो कैसे करेंगे, हमको ये पहले पता होना चाहिए कि 1 kg मतलब कितना ग्राम होगा। तो 1 kg मतलब 1000 ग्राम होगा, है ना। और अब क्या कर रहे हैं, ग्राम को केजी में कर रहे हैं, मतलब छोटे को बड़े में कर रहे हैं, है ना। तो हमारे पास क्या है 5045 अगर ग्राम है, तो इसको हम केजी में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, देखो 1 kg 1000 ग्राम होता ना, तो इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे। क्या कर देंगे, इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे। तो जैसे इसको 1000 से डिवाइड करते हैं तो हमारा पॉइंट आ जाता है 045 यहाँ तक, है ना। है ना, 3 पॉइंट है तो 3 डेसिमल के 3 नंबर के पहले डेसिमल पॉइंट आ रहा, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 5 kg 45 ग्राम, 5 kg 45 ग्राम ऐसे लिख सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे 0 है, 0 को काउंट नहीं करेंगे, है ना। ये पॉइंट के डेसिमल पॉइंट के इधर 5 था और उसके बाद में 45, तो ये 45 ग्राम में यहाँ पे लिख दूंगा। समझ में आया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर, अच्छा इसमें ऑप्शन में है क्या हमारे पास, हाँ ऑप्शन नंबर 2 में आंसर मिलेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 2, 5 minutes 5 minutes past 3 in the afternoon is written as, क्वेश्चन आया था 2019 में, है ना। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन 1 इज 5:30 AM, ऑप्शन 2 इज 5:30 PM, ऑप्शन 3 इज 3:50 PM and option 4 is 3:05 PM। अब पहले इसको समझते हैं क्वेश्चन को। 5 मिनट पास 3, पास का मतलब होता है 3 को उसने पार कर दिया, 3 को क्या कर दिया, पार कर दिया। तो 5 मिनट इन द आफ्टरनून, आफ्टरनून में हम PM लगाते हैं, अभी पढ़ा हमने ना, दोपहर के 12 बजे से रात के 12 बजे तक पोस्ट मेरिडियन होता है। तो 5 मिनट्स पास 3, 3 को पार करके 5 मिनट आगे बढ़ गया, 5 मिनट आगे का समय, तो पास्ट आया तो क्या करना 5 मिनट, और बिफोर वगैरह आया तो फिर पहले होता, 5 मिनट पहले हो जाता 3। तो यहाँ पर पास 3 है 5 मिनट, तो हम क्या करेंगे 5 मिनट आगे जाएंगे, तो 3:05 आफ्टरनून है, तो PM होना चाहिए हमारे पास, तो है क्या ऑप्शन में चेक करते हैं। हाँ, तो ऑप्शन नंबर डी में हमको आया 3:05, है ना, क्योंकि यहाँ पे 5 मिनट पास 3 बोला, तो यहाँ पे कोई कैलकुलेशन करने का ऐसा कोई है नहीं, इसमें डायरेक्ट भी आंसर आ रहा है हमारा, ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर 3, 4 pieces of 75 centimeter were cut from a piece of 14 meter 25 centimeter of fabric. Find the length of remaining fabric. 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है ना, 18 के पेपर में। ऑप्शंस लिख लेते हैं पहले। पहला ऑप्शन है 13 मीटर 50 सेंटीमीटर, सेकेंड ऑप्शन है 11 मीटर 25 सेंटीमीटर, थर्ड ऑप्शन है 10 मीटर 50 सेंटीमीटर, फोर्थ ऑप्शन है 10 मीटर 25 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ध्यान से देखो, 4 pieces of 75 centimeter were cut from the piece of 14 मीटर 25 सेंटीमीटर, बहुत आसान है है ना। तो एक धागा है सपोज, या फिर फैब्रिक बोल रहे हैं, तो एक कपड़ा है,
उसकी लंबाई है, सपोज एक ऐसे समझो कि धागा है ना, और उसकी लंबाई दी हुई है, वो कितनी है 14 मीटर है और 25 सेंटीमीटर, ठीक है। अब उन्होंने बोला क्या कि इसको ना 4 टुकड़ों में डिवाइड किया। कितने टुकड़े में? 4। वो 4 टुकड़े 25 सेंटीमीटर के थे। तो पहले हम क्या करेंगे, ये पूरे टर्म को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे। तो 14 मीटर है तो 140, 14 मीटर है तो 1400 सेंटीमीटर हो जाएगा, है ना। तो इसको हम 1400 सेंटीमीटर करेंगे, क्योंकि 1 मीटर में 100 होता है, तो 14 में 1400 और यहाँ पे 25 प्लस कर दो, ये हो जाएगा 1425 सेंटीमीटर पूरा, है ना। सेंटीमीटर में अगर कैलकुलेट करें तो ये टोटल जो फैब्रिक है, सपोज हमने इसको दे दिया 1425 सेंटीमीटर, ठीक है ना। जो भी कपड़ा उपड़ा हमको काटना है, तो सपोज हमने इसको पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक इतना है। अब उसने क्या बोला कि 75 सेंटीमीटर के 4 पीसेस काटने हैं, तो मैं 1 2 3 4 काट दिए, और हर इसका 75 सेंटीमीटर, और हमारे पास 4 पीसेस है 75 सेंटीमीटर के ऐसे। तो हम क्या करेंगे, इसका कैलकुलेशन करने के लिए कटेड पार्ट जो है या फिर कट फैब्रिक जो है वो कैसे करेंगे, है ना। कट फैब्रिक है मतलब जितना काट दिया वो क्या है 75 इंटू 4 करेंगे, क्योंकि 4 टुकड़े निकाले उसमें से, कितने 4 टुकड़े निकाल दे। तो अब क्या करेंगे 5 4 जा 20, है ना, 2 कैरी 7 4 जा 28 और 2 30। तो यहाँ पे 300 सेंटीमीटर जो है उन्होंने निकाल लिया, कट कर दिया, है ना। अब बच गए। अब देखो कैसा ना, कपड़े वगैरह लेने जाते हैं तो डायरेक्ट अगर हम लोग पीस ले रहे हैं, फैब्रिक ले रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, उसमें पूरा ऐसे मीटर में बहुत बड़ा ऐसे गोल गोल करके कपड़ा होता है, और फिर उसमें से जितना भी हमको चाहिए 1 मीटर 2 मीटर वो हम निकाल के हमको कट करके देते हैं कपड़े वाले, जितना भी लगता है शर्ट पैंट को सिलने के लिए। तो अभी यहाँ पर 300 सेंटीमीटर काट दिया, तो अब बचा कितना, तो वही पूछा है उन्होंने कि फाइंड द लेंथ ऑफ रिमेनिंग फैब्रिक, कितना बचा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा रिमेनिंग फैब्रिक, रिमेनिंग फैब्रिक। तो रिमेनिंग फैब्रिक कैसे निकालेंगे, हमारे पास पहले कितना था 1425 सेंटीमीटर था, उसमें से 300 सेंटीमीटर काट दिया, 300 सेंटीमीटर काट दिया मतलब माइनस करेंगे, इसमें से 300 सेंटीमीटर माइनस करेंगे तो यहाँ पे 4 माइनस 3 इज 1, और ये 2 और 5 एज इट इज रहेगा। देखो 5 माइनस 0 इज 5, 2 माइनस 0 इज 2, 4 माइनस 3 इज 1, और ये 1 एज इट इज। तो यहाँ पे 1125 सेंटीमीटर रहेगा। लेकिन ऊपर तो हमारे पास क्या है, मीटर और सेंटीमीटर में दिया है, तो इसको 100 से डिवाइड कर देंगे। तो जैसे ही ये 100 से डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे 11 मीटर 25 सेंटीमीटर हो जाएगा, है ना, 100 से डिवाइड करेंगे। तो देखते हैं ऑप्शन में है क्या। ऑप्शन नंबर 2 में 11 मीटर 25 सेंटीमीटर दिख रहा है जो बचा हुआ फैब्रिक है ना, समझ में आया। तो इस तरीके से आंसर निकलेगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4th। अभी जो क्वेश्चन है उसके लिए एक चीज तुमको बेसिक में सीखना पड़ेगा, वो मैं तुमको सिखा रहा हूँ, ठीक है। तो बाद में वो क्वेश्चन लेंगे, थोड़ा सा बेसिक है, ध्यान रखना कि वर्क पर्सन डे और आवर, अगर ऐसा कुछ आए, मतलब बोलते हैं ना इतने लोगों ने इतने टाइम में इतना काम कर दिया, तो अगर हमको कभी कितने परसेंट में कितना काम कर दिया, कितने दिन में कितना काम कर दिया, कितने आवर में कितना काम कर दिया, तो ऐसे अगर कभी आए ना, तो वहां पे एक फॉर्मूला याद रखना, वो याद रखना P1 D1 H1 W इज इक्वल टू P2 D2 H2 W, ठीक है। P फॉर पर्सन, D फॉर डे, H फॉर आवर्स, है ना, और नीचे में W फॉर वर्क, ठीक है। इतना एक ध्यान में रखना। अब इसको कैसे यूज करते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन है 4th नंबर का, मैं पहले क्वेश्चन को लिख लेता हूँ, इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर दिया हुआ है 12 मेन और 15 वुमन can do a piece of work in 21 days. Find the number
number of days, find the number of days required to complete the same work by 6 men and 10 women। ये क्वेश्चन 2018 के एग्जाम में आया था और पहला ऑप्शन है 15, दूसरा ऑप्शन है 18, तीसरा ऑप्शन है 21 और फोर्थ ऑप्शन है 24। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर उन्होंने बोला पहले कंडीशन में, समझ लेते ना इसको, 12 men और 15 women can do a piece of work in 21 days। ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला, अब मेरे पास यहाँ पे P1 है तो मैं P1 के हिसाब से जाऊंगा। तो P1 में क्या बोला उन्होंने कि 12 men और 15 women, 12 men और 15 women। ठीक है, एक तो 12 पुरुष या फिर 15 वुमेन, तो इन दोनों में से मैं P1 को जो ज्यादा है उसको कंसिडर करूंगा। 15 वुमेन ज्यादा है क्वांटिटी में तो मैं 15 को P1 लूंगा। ठीक है, उसके बाद उन्होंने बोला कि वो वर्क एक पीस ऑफ वर्क है, एक काम है, सपोज W1 है, वो कितने दिन में करता है, 21 डेज में। तो दिन में करता है इसका मतलब मैं D1 लूंगा और यहाँ पे लिखूंगा 21 डेज। पहला कंडीशन है मेरा D1 21 डेज। अब वो बोल रहे हैं फाइंड द नंबर ऑफ डेज, हमको क्या करना है, फाइंड करना है नंबर ऑफ डेज। दूसरी कंडीशन चालू हो गई है, हमको डेज निकालना है। फाइंड द नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द सेम वर्क, उसी वर्क में, यहाँ पे वर्क जो है वो W1 है, W है, और यहाँ पर भी सेकंड कंडीशन में वर्क जो है वो W है, मतलब दोनों भी जगह पे काम जो है वो सेम है। अगर वही सेम काम उसको कितने दिन में काम करेगा, कंप्लीट करेगा, अगर वो सेम वर्क को 6 मेन एंड 10 वुमन मिलके करेगा। तो यहाँ पर P2 मतलब पर्सन कितने लगे रहे हैं, यहाँ पे 6 मेन लग रहे हैं, और एंड बोला तो प्लस करना, तो 10 वुमन लगेंगे, मतलब मिलके। मतलब यहाँ पर क्या था, एक तो 12 पुरुष करेंगे या फिर 15 वुमन करेंगे, लेकिन यहाँ पर सेकंड केस में क्या है, एंड बोल रहा हूँ, 6 मेन एंड 10 वुमन, मतलब 6 पुरुष भी रहने वाले हैं और 10 वुमन भी रहने वाले हैं, वो मिलके वो कितने दिन में वो काम करेंगे, ऐसा उन्होंने पूछा है। समझ में आया क्वेश्चन? तो ये हो गया पर्सन टू, तुम्हारा सेकंड कंडीशन। उनको दिन लगने वाले, कुछ ना कुछ कम लगेंगे ज्यादा लगेंगे, और काम वही रहेगा। ठीक है, अब इसमें एक कंडीशन है कि हम लोग एक तो 12 ले सकते हैं या 15 ले सकते हैं, है ना, और यहाँ पर भी 6 + 10 तो लेंगे नहीं, हमको कोई भी एक में, एक तो मेन में या फिर वुमन में P1 की वैल्यू को निकालना पड़ेगा। एक तो मेन में निकालना पड़ेगा या वुमन में निकालना पड़ेगा। तो जो ज्यादा क्वांटिटी है, मैंने पहले बोला तुमको, जो ज्यादा क्वांटिटी है वो हम लोग लेंगे। तो पहले केस के अंदर में हमने क्या किया, P1 में हमने 15 वुमन ले लिया। क्या ले लिया, P1 में 50 वुमन ले लिया। और D1 मतलब उसको पहले कंडीशन में कितने दिन लग रहे हैं, 21 डेज लग रहे हैं। मतलब अगर 15 वुमन काम कर रही है किसी काम को कंप्लीट करने के लिए, तो उसको कितने दिन लग रहे हैं, 21 डेज लग रहे हैं। अब यहाँ पर केस क्या करेंगे, दूसरे केस के अंदर में हम क्या करेंगे, यहाँ पर 10 मेन प्लस 10 सॉरी 6 मेन प्लस 10 वुमन है, तो हम उसको पूरा वुमन में कैलकुलेट कर लेंगे, क्योंकि मैंने वुमन को वहां पे चॉइस किया है। तो वुमन में कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे कि एक वुमन की वैल्यू क्या होती है। तो देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या बोला उन्होंने कि 12 मेन और 15 वुमन, और मतलब ये दोनों सेम ही काम कर रहे हैं 21 डेज, उनकी कैपेसिटी जो है वो सेम है। 12 मेन और 15 वुमन की कैपेसिटी सेम है। 12 मेन ने भी किया तो भी 21 डेज में, 15 वुमन ने किया तो भी 21 डेज में ही हो रहा है। तो इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि 12 मेन जो है वो 15 वुमन के बराबर ताकत लगता है काम करने का। तो इक्वल टू हो गए उनकी क्वांटिटी। अगर मुझे 1 मेन के बारे में लिखना होगा या 1 मेन की कैपेसिटी निकालना होगा कि वो कितने दिन में काम कर सकता है, तो मैंने इसको 12 मतलब वो कितने वुमन के बराबर है, तो 12 को इधर डिवीजन में भेज देना है। तो 15/12 यहाँ पर ले लिया, यहाँ पे वुमन एज इट इज रहेगा, है ना। इसको थोड़ा रिड्यूस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 5 15 हो जाएगा, और यहाँ पर 3 4 12 हो जाएगा। तो मैं इसको फ्रैक्शन में ही लिखूंगा कि एक मेन की जो बराबरी है वो कितनी है, 5/4 वुमन के बराबर है। तो एक इंसान
एक मेन क्या कर सकता है, 5/4 वुमन का काम कर सकता है। लेकिन यहाँ पे क्या दिया है, 6 मेन दिया हुआ है, तो मैं अभी P2 की वैल्यू निकालने जा रहा हूँ। P2 की वैल्यू में क्या है, 6 मेन है और प्लस 10 वुमन है, 10 वुमन है। तो मैं क्या करूंगा, 6 मेन के जगह पे 1 मेन की वैल्यू इतनी है, तो 6 मेन के जगह पे 6 मल्टीप्लाई बाय कर दूंगा, एक मेन की बराबरी 5/4 वुमन, और प्लस यहाँ पे 10 वुमन तो थे ही थे, 10 वुमन तो थे ही थे। अब क्या होगा, यहाँ पे देखो 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 2 4, 2 3 6, अब 5 3 15 और यहाँ पे 2 है ना, 2 और यहाँ पे क्या है प्लस 10। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो 2 10 20, 15 प्लस 20 अपॉन 2 है ना, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 35/2 वुमन। मैं फ्रैक्शन में लिखूंगा, इसको पॉइंट में नहीं लूंगा। P2 जो है वो क्या है 35/2 वुमन, और हमको D2 निकालना है, मतलब कितने दिन लगते हैं वो हमको निकालना है। ठीक है, अब मैंने जैसे तुमको बेसिक पढ़ा है यहाँ पर कि कैसे हम लोग दिन को निकाले, तो यहाँ पर देखो ध्यान से। अच्छा, एक और बात है कि यहाँ पर सिर्फ दिन दिए हुए, आवर दिया नहीं है, तो आवर को हम स्किप करेंगे, आवर को हम लिखेंगे नहीं। तो यहाँ पर क्या फॉर्मूला होगा, P1 D1 W, P2 D2 W। W इज वर्क, वर्क सेम है इसलिए मैंने 1 2 नहीं लिखा है, वर्क सेम ही है ना, तो इसलिए मैंने सिर्फ W लिखा। ये दोनों की वैल्यू अलग अलग। तो P1 में 15 वुमन थी, तो मैं यहाँ पे 15 वुमन लिया। D1 क्या था मेरा 21 डेज था, वर्क सेम ही है, तो वर्क को मैं 1 वर्क लिख लेता हूँ उसके, या फिर वर्क लिखते भी नहीं, ये कट हो जाएगा, वैसे भी 1 ही हो जाएगा सेम होने के कारण, तो मैं इसको काट ही देता हूँ। ठीक है, उसके बाद क्या है P2 क्या है हमारा 35/2, और D2 हमको निकालना है। तो D2 निकालना है तो क्या करूंगा, ये 2 को इधर भेज दूंगा, 15 इंटू 21 मल्टीप्लाई बाय 2, और ये रहेगा 35 डिवाइड, है ना, ये मल्टीप्लाई में था तो D2 हमारा कैलकुलेट हो जाएगा। अब देखो क्या होगा, 5 से डिवाइड करते हैं, 5 3 15, 5 7 31, अब यहाँ पे 7 3 21, अब यहाँ क्या बच गया, यहाँ पे इधर लिखता हूँ D2 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2, तो यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2, 3 3 9 और यहाँ 2 है, 9 2 18 डेज। तो अगर 6 मेन प्लस 10 वुमन मिलके ये काम करते हैं तो वो कितने में होगा, 18 डेज में। क्या होता है, 18 डेज में वो काम होता है। ठीक है, थोड़ा लंबा लग रहा है ये, मैंने थोड़ा सा ज़्यादा इलेबरेट कर दिया नहीं, या फिर ज़्यादा समझाने के लिए लिखा है, वो शॉर्टकट में तुम्हारा मेथड ये हो जाएगा सीधा। ठीक है ना, समझा ये क्वेश्चन। ठीक है, चलो इसको मिटाते हैं अभी। 18 है क्या ऑप्शन में, हाँ ये 18 ये वाला ऑप्शन। तो 5th नंबर का क्वेश्चन है, बोल रहे हैं कि अब बस starts at 9:10 AM from Delhi and reaches Chandigarh at 4:20 PM. The total time in 21 days. Total time in 21 days. Find 21 days. Oh, the total time in. Okay, sorry, थोड़ा गलत हो. The total time in this journey is. क्वेश्चन आया था, अच्छा 2017 में भी आया था, 2009 में भी आया था, 2007 में भी आया था, कितने बार आ चुका है क्वेश्चन। इसका ऑप्शन है 7 आवर 10 मिनट, ऑप्शन नंबर 2 राइटली 7 आवर, ऑप्शन नंबर 2 6 आवर 30 मिनट, ऑप्शन नंबर 4
एक्चुअली ये 3 है ना, ऑप्शन नंबर 3 और ये 4, ऑप्शन नंबर 4 7 आवर 20 मिनट। ठीक है चलो, हाँ तो क्या है, अ बस स्टार्ट्स एट 9:10 AM फ्रॉम दिल्ली। तो एक बस जो है वो उसने अपनी जर्नी शुरू करी 9:10 को दिल्ली से, और वो चंडीगढ़ में पहुंची 4:20 में दोपहर में PM। द टोटल टाइम इन द जर्नी, कितना समय लगेगा। तो इसको सॉल्व करते समय में क्या करना, पहले लिखना 9:10 AM, मतलब 9:10 पे वो निकली। उसके बाद वो अपनी जर्नी कंप्लीट करती है और चंडीगढ़ पहुंचती है 4:20 PM में, मतलब दोपहर में। ठीक है, तो जब वो जा रही होती है तब उसने क्या क्रॉस किया, 12 PM क्रॉस किया उसने। क्या किया, 12 PM क्रॉस किया है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है और तुमको टाइम निकालने के लिए बोलते हैं तो क्या करना, देखो 12 बजे से लेके 4 साढ़े 4 बजे तक तो टाइम हो जाएगा, है ना। ये लिख सकते हैं 4 आवर 20 मिनट पूरा, है ना। 12 बजे से 4:20 तक, 4:20 PM तक उसको 4 घंटा 20 मिनट लगेगा। अब यहाँ पर 9:10 से लेके 12 बजे तक कितना समय लगा, तो मैं क्या करूंगा, ये 12 लूंगा ऐसे, है ना, 12 PM, और उसमें से 9:10 को माइनस कर दूंगा। अब यहाँ पर 1 कैरी नहीं ले सकते, यहाँ पर क्या करना पड़ता है, पूरा का पूरा ओवर कैरी लेना पड़ता है। तो यहाँ पे 12 आवर थे, तो 12 आवर में से मैं 1 आवर यहाँ पे कैरी लूंगा, तो 1 आवर ले लिया तो यहाँ पे 11 आवर हो जाएगा, है ना। और 1 आवर जैसे ही यहाँ पे लिया तो ये 60 मिनट हो जाएगा, क्योंकि हमको पता है 1 आवर में 60 मिनट होते हैं। कितने होते हैं, 60 मिनट। तो जैसे ही मैंने 1 आवर इधर कैरी दिया तो यहाँ पर 60 मिनट ऐड हो गए। अब 60 माइनस 10 इज 50, है ना, और 11 माइनस 9 इज 2 आवर, है ना। तो क्या होगा, ये 4 आवर 20 मिनट उधर के और 2 आवर 50 मिनट पहले के, तो इसलिए यहाँ लिखूंगा 2 आवर 50 मिनट। टोटल जर्नी हमको निकालनी है तो हमको उसको प्लस करना है। प्लस कैसे करना है, 0 5 और 2 7 मिनट 70 मिनट, और ये 6 आवर। अब हम जब वॉच देखते हैं तो वहां पे 60 से ऊपर नहीं जा सकते, 60 मिनट का 1 आवर होता है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, ये यहाँ पे 70 है तो यहाँ से 60 मिनट जो है वो इधर शिफ्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, 60 मिनट जो है वो शिफ्ट करना पड़ेगा। जैसे ही हमने ये वाला 60 मिनट इधर शिफ्ट किया है तो इसमें तो ये तो 1 आवर है, तो 60 मिनट मतलब क्या होता है, 1 आवर होता है, तो इसमें 1 पे प्लस कर दूंगा, 6 + 1 इज 7 आवर। और इसमें से मैंने 60 माइनस किया है तो ये 70 माइनस 60 क्या हो जाना चाहिए, 10 होना जाना चाहिए, तो यहाँ पे 10 मिनट होगा। तो 7 आवर 10 मिनट हमको टाइम लगना चाहिए पूरी जर्नी शुरू से लेके लास्ट तक क्या करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए। तो है क्या ऑप्शन में 7 आवर 10 मिनट, हाँ। तो ऑप्शन नंबर 1 में हमको आंसर मिल रहा है। तो जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आता है कि दिल्ली से चंडीगढ़ जाना है या सम डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट या कुछ राज्य से दूसरे राज्य में जाना है, तो पहले क्या करना, दोपहर से उधर का टाइम काउंट कर लेना, फिर इसमें से इसको माइनस करके बराबर प्रॉपर सेट करके फिर प्लस कर देना। समझ में आ रहा है, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर। अ ट्रेन लीव्स दिल्ली, सेम क्वेश्चन है, जैसे मतलब पैटर्न सेम है। ट्रेन ने क्या किया, ट्रेन लीव्स दिल्ली at 7:40 evening 7:40 evening and reaches Mumbai next morning at 11:10. The time total time taken by train during the journey is 2016 में आया था क्वेश्चन, सेम पैटर्न है इसका।
तो ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन 1 15 आवर 26 मिनट, ऑप्शन 2 14 आवर 15 मिनट, ऑप्शन 3 15 आवर 30 मिनट, ऑप्शन 4 16 आवर 20 मिनट। चलो तो क्वेश्चन समझते हैं। एक ट्रेन है जिसने दिल्ली को छोड़ा, है ना, दिल्ली स्टेशन से वो निकली, है ना, कितने बजे, 7:40। इवनिंग बोला है तो यहाँ पे पीएम लिखना पड़ेगा, शाम को निकला ना, इवनिंग बोला तो पीएम लिखना पड़ेगा। अब वो निकल रही है ना, और क्या किया, मुंबई में पहुंचा दूसरे सुबह, सुबह पहुंचा। कब, मुंबई में, मुंबई में वो पहुंचा, ट्रेन मुंबई में पहुंची कितने बजे, सुबह 11:10। सुबह बोला तो यहाँ पे लेना पड़ेगा एएम, सुबह बोला तो क्या लेना पड़ेगा, एएम, सुबह है ना, मॉर्निंग को 11:10 में उसमें वो पहुंच गया। अब वो बोल रहे हैं कि टाइम बताओ कि कितना टाइम लगा वो पूरे जर्नी को। तो मैंने तुमको अभी अभी बोला कि रात को अगर 4:30 वो निकल रहा है, 7:40 में वो निकल रहा है, तो उसने रात के 12 क्रॉस कर लिए, रात के 12 उसने क्या कर लिए, क्रॉस कर लिए ट्रेन ने। तो क्या करना, 12 बजे के बाद में कितने बज रहे हैं, 11:10, तो 12 बजे के बाद में मैं लूंगा पूरा 11 आवर 10 AM। यहाँ पे नो कैलकुलेशन, जितना टाइम है उतना ले लेना, ठीक है। 12 बजे के बाद में उसको 11 घंटा 11 आवर 10 मिनट लग गए, है ना, AM नहीं लिखूंगा यहाँ पे, मिनट लिखूंगा, 11 आवर 10 मिनट लग गए। अब टाइम 7:42 12 AM हम लोगों को निकालना है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे 12, है ना, 12 आवर 00 मिनट माइनस कर दूंगा यहाँ पे 7:40। अब यहाँ पे 00 में से 40 माइनस नहीं कर सकते और कैरी 1 नहीं ले सकते, तो क्या करेंगे, यहाँ पे 1 आवर शिफ्ट कर देंगे। तो 1 आवर शिफ्ट कर रहे हैं मतलब 60 मिनट शिफ्ट हो रहा है, और यहाँ पे 11 आवर रह जाएगी। तो 60 माइनस 40 इज 20 मिनट, 11 माइनस 7 इज 4, तो ये हो जाएगा 4 आवर 20 मिनट। क्या हो जाएगा, 4 आवर 20 मिनट, और ये 4 आवर 20 मिनट यहाँ पे प्लस कर देंगे। तो प्लस कर रहे हैं 4 आवर 20 मिनट, तो ये 10 + 20 इज 30 मिनट, और 11 + 4 इज 15 आवर, 11 + 4 इज 15 आवर। तो इसका टोटल जर्नी जो है वो कितना टाइम में खत्म हुआ है, 15 आवर 30 मिनट के अंदर। तो ऑप्शन है क्या, ऑप्शन 3 में आंसर मिल गया, है ना। तो सेम पैटर्न का क्वेश्चन है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता तो इस तरीके से करना है कंप्लीट, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 12 men 12 men और 15 women, 12 men or 15 women can finish a work in 10 days. 10 days. How many days will 7 men and 10 women, 7 men and 10 women take to finish the same work together 2016 में आया था क्वेश्चन ये, ठीक है। ऑप्शन 1 12, ऑप्शन 2 10, ऑप्शन 3 9, ऑप्शन 4 8। ऐसा क्वेश्चन अभी अभी देखा हमने, फिर 12 मेन और 15 वुमेन वाला, सिर्फ वहाँ पे 21 डेज थे, यहाँ पे 10 डेज है ना, और मेन और वुमेन की संख्या बदल गई है सेकंड कंडीशन। तो वैसे ही लेना, पर्सन 1 D1, है ना। तो अभी थोड़ा शॉर्ट में लूंगा इसको डिटेल। पर्सन 1 देखो, मतलब पर्सन कितने हैं यहाँ पे, 12 मेन है और 15 वुमेन है ना। तो मैं क्या करूंगा, पर्सन 1 को 15 ले लूंगा क्योंकि यहाँ पर ज्यादा है ना। अब D1 के केस में इनको
12 मेन या फिर 15 वुमन को कितना दिन लग रहा है? 10 दिन में काम कंप्लीट कर रहा है, 10 डेज लगेंगे। और वर्क तो सेम ही है, वर्क क्या है ना। अब वो बोल रहे हैं कि 7 मेन और 10 वुमन को क्या है, 7 मेन, सेकेंड कंडीशन में 7 मेन टुगेदर विथ 10 वुमन, वो कितने दिन में काम पूरा करेंगे, कितने दिन में सेम वर्क कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। अब यहाँ पर हमने P1 तो ले लिया 15 वुमन, क्योंकि यहाँ पे और केस था, तो मैं लूंगा 12 मेन इज इक्वल टू 15 वुमन, 15 वुमन। और एक मेन कितनी वुमन होती है ये निकालूंगा, क्योंकि यहाँ पे 7 मेन है तो यहाँ पे वुमन कैलकुलेट करने के लिए पुट करना पड़ेगा। तो 1 मेन की जो वैल्यू है वो 15/12 वुमन के बराबर होगा। ठीक है, तो इसको मैं 3 से डिवाइड करता हूँ 3 4 जा 12, 3 5 जा 50, 5/4 वुमन के बराबर यहाँ पर 1 मेन की वैल्यू। अब यहाँ पे P2 में क्या है, 7 मेन है, तो 7 इंटू 5/4 वुमन, क्योंकि एक मेन की वैल्यू जो है वो 5/4 वुमन थी, तो 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 7 मेन कितने वुमन के बराबर, और यहाँ पे 10 वुमन हम लोग लिखेंगे। अब 7 5 जा 35 और यहाँ पे 4 प्लस 10, अब इसको कैलकुलेट करेंगे, 4 10 जा 40, 4 10 जा 40 और अपान में 4, 35 प्लस 40 इज 75, तो 75 अपॉन 4 वुमन है ना, ये P2 हमको मिले। अब इसमें हम लोग D2 निकालना है, हमको D2 कैलकुलेट करना है, तो अब बस फॉर्मूला लिखना पड़ेगा और फॉर्मूला लिख के यहाँ पर वैल्यू डाल के कैलकुलेशन करना है। तो क्या है फॉर्मूला हमारा कंडीशन में, जब भी वर्क एंड टाइम का क्या है, पर्सन 1 डे 1 अपॉन वर्क इज इक्वल टू पर्सन 2 D2 अपॉन में वर्क तो सेम ही है ना, तो सेम ही है तो वर्क 1 जा वर्क है ना, वर्क ऊपर गया मल्टीप्लाई में तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा नीचे वाले वर्क से। और यहाँ पे P1 क्या है, 15 वुमन है, D1 क्या है, 10 डेज है, P2 क्या आया, P2 क्या है, 75/4 वुमन आया, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं 75/4 वुमन, और D2 हमको निकालना है। 4 को इधर भेज देते हैं, 15 इंटू 10 इंटू 4, और ये 75 को नीचे, यहाँ पे D2 हमारा निकल जाएगा। अब 5 से डिवाइड करेंगे यहाँ पर, या डायरेक्ट 15 से भी कर सकते हैं, 15 5 जा 75 है ना, और 5 2 जा 10, 4 2 जा 8, तो जो D2 है वो हमारा 8 डेज निकल गया। कितना दिन, 8 डेज। तो सेम काम करने के लिए अगर 7 मेन प्लस 10 वुमन मिलके वो काम करे तो वो 8 डेज में काम कंप्लीट होना चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन 4 में आंसर हमारा मिल रहा है यहाँ पर, समझा है ना, ऐसे ही इसको कैलकुलेट करना है। सो 8 क्वेश्चन है, 8 क्वेश्चन है, a man do a work in 12 days, working 8 hour per day, 8 hour per day. If he does 6 hour per day, what would be the number of days taken by him 2014 में आया था क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 1 इज 12 डे, 14, ऑप्शन नंबर 3 इज 16, ऑप्शन नंबर 4 इज 18। क्वेश्चन को समझ लेते हैं पहले। अ मैन डू अ वर्क, एक इंसान है तो पर्सन इज 1, डू अ वर्क इन 12 डेज है ना, 12 दिन काम करता है, कितना घंटा पर डे, 8 आवर पर डे। इफ ही डज अ 6 आवर पर डे, अगर उसने 6 घंटे पर दिन के हिसाब से काम किया तो व्हाट वुड बी द नंबर ऑफ डेज टेकन बाय हिम, उसको कितना दिन लगेगा। तो वही जैसे मैंने अभी पढ़ा था, पर्सन कितना है 1, पर्सन कितना है 1, दिन कितने कर रहा है वो, कितने दिन काम कर रहा है
12 डेज काम कर रहा है ना। कितने आवर काम कर रहा है, H1 कितना आवर काम कर रहा है, 8 घंटा काम कर रहा है पर डे कितना, 8 आवर। सेकेंड कंडीशन में उन्होंने बोला पर्सन वही पर्सन है, P2 के केस में पर्सन वन ही है, लेकिन वो क्या कर रहा है, वो कितने दिन में वो काम कंप्लीट करेगा, अगर वो 6 आवर पर डे काम करे। कितना घंटा, 6 आवर पर डे काम करे तो। और वर्क जो है वो सेम ही है, वर्क क्या है, सेम है ना, डू अ वर्क। एक वर्क है, एक इंसान है, एक काम करता है 12 दिन में 8 घंटा पर आवर काम करके, और वही इंसान अगर पर डे 6 घंटा काम करे तो कितना घंटे काम में वो काम कंप्लीट करेगा। ठीक है, तो बहुत आसान है, P1 D1 H1 अपॉन W, और यहाँ पे P2 D2 H2 अपॉन W। वर्क तो सेम ही है, पर्सन भी सेम ही है ना, पर्सन भी सेम ही है, 1 1 ही है तो कट हो जाएगा। तो यहाँ पे D1 इंटू H1, तो D1 मतलब कितने दिन लग रहे हैं पहले इसमें, 12 डे, कितने घंटे काम कर रहा है वो, 8 घंटे। यहाँ पे D2 कितने लग रहे हैं, D2 तो निकालना है, और H2 कितना लग रहा है, 6 घंटे पर आवर। तो D2 निकालना है तो 6 को डिवाइड करना पड़ेगा, तो यहाँ पर 6 से डिवाइड कर देंगे, यहाँ पे D2 निकल जाएगा। तो अब 6 टू जा 12 और 8 टू जा 16, तो यहाँ पे D2 जो है वो 16 डेज लगने वाले हैं अगर उसने 6 घंटे काम किया तो। समझ में आया, तो यहाँ पर 16 डेज लगेंगे। ऑप्शन में है क्या, हाँ, ऑप्शन नंबर 3 में हमारा आंसर मिल रहा है ना। ठीक है, समझा रहे, हाँ। तो अभी नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। चलो, तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 9 में एक ये दिया हुआ है क्वेश्चन, अ वर्क डन बाय 12 मेन और 15 वुमेन इन 20 डेज, व्हाट इज द टाइम टेकन बाय 4 मेन एंड 5 वुमेन टू कंप्लीट दिस वर्क। ये क्वेश्चन आया था 2013 के अंदर। तो ऑलरेडी इस टाइप के 2 क्वेश्चन मैं पढ़ा चुका हूँ, है ना, मेन और वुमेन के, तो ये उसी टाइप का क्वेश्चन है, तो तुम लोग इसको कर लेना। ठीक है, 9th नंबर का क्वेश्चन। उसके बाद आता है 10th में, हाँ ये क्वेश्चन लेते हैं। 10th नंबर का मैं डायरेक्ट ले रहा हूँ, 9 का मैं स्किप कर दे रहा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मैंने 2 बार 2 अलग अलग मतलब सेम टाइप के वो क्वेश्चन लिए हैं, तो तुमको ये खुद करना पड़ेगा। उसके बाद है ए कैन डू अ piece of work in 10 days, and B can do the same work, in 12 days, how long will they take to finish the work if they work together। ये क्वेश्चन 2012 में पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर है 5-11 डेज, ऑप्शन नंबर 2 है 3 of 1/2 days, ऑप्शन नंबर 3 है 6 days, एंड ऑप्शन नंबर 4 है 4 of 2/3 days। है ना, देखो यहाँ पे ध्यान से क्या है, A can do a piece of work in 10 days and B can do the same work in 12 days. How long will they take to finish the work if they work together? अगर दोनों ने एक साथ काम कर लिया तो वो कितने दिन में ये काम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए और टुगेदर वाला केस आए ना, तो क्या करना, ए काम कितने दिन में करता है, 10 डेज में कंप्लीट करता है,
बी काम कितने दिन में कंप्लीट करता है? 12 डेज में काम करता है कंप्लीट। ठीक है, तो अगर हम लोगों को इसका क्या निकालना हो, टाइम निकालना हो, तो हम क्या करेंगे, जो ए है उसका जो टाइम है वो 1 वर्क 10 डेज में लेना, और जो बी है उसका टाइम 1 वर्क 12 डेज में कंप्लीट लेना। ठीक है, टुगेदर के केस के अंदर में दोनों अगर मिलके वो काम कर रहा हो तो 1/10 प्लस 1/12 कर दो। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर 12 है तो 12 बन जा 12 प्लस यहाँ पे 10 बन जा 10 और 12 10 जा 120, दोनों का प्लस कर देते तो कितना आएगा 22 और ये 120। अब यहाँ पर क्या होगा, 2 से डिवाइड हो सकता है ना, 2 से डिवाइड होगा तो क्या करेंगे 11/60, 11/60। अब 11 से 60 को डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे 11 से 60 को डिवाइड करेंगे, ऊपर में मुझे 1 ही चाहिए, ऊपर 1 चाहिए, तो 11 से अगर हम लोग 60 से डिवाइड करेंगे तो 11 5 जा 55 और यहाँ पे क्या बचेगा 5। तो इसको कैसे लिखना पड़ेगा, ये जो 5 बचा यहाँ पर ये, और ये जो 5 है और ये 11 है, समझा है ना, 11 से और ऊपर क्या रहेगा 1। तो अगर मैंने 11 से 60 को डिवाइड किया तो ऐसा 11 बन 11 और जो भी डिवीजन आ रहा है वो यहाँ पे लिखूंगा मैं 5/11, सही है ना, है ना। तो केस कौन सा होगा 1/5/5/11। तो अगर दोनों मिले तो कितने दिन में एक काम कंप्लीट करेंगे, एक काम इतने दिन में वो कंप्लीट करेंगे अगर दोनों मिल गए तो, समझ में आया। तो जब भी केस ऐसा हो, ए जो है वो 10 डेज में करता है तो एक काम 10 डेज में करता है, बी जो है वो एक काम 12 डेज में करता है। एक साथ अगर कर रहा है तो एक साथ लेना उनको, उनका जो भी तुमने 1/10 1/10 लिया 1/12 लिया उसको प्लस कर देना, प्लस करने के बाद जो भी आंसर आ रहा है डिनोमिनेटर के अंदर में ऑप्शन के, वो डिनोमिनेटर के अंदर का तुम्हारा आंसर होगा। तो 5/5/11 हमको आंसर चाहिए, है क्या ऑप्शन में हमारे पास, ऑप्शन नंबर 1 में आंसर है, समझ में आया। तो जब भी कोई अलग अलग व्यक्ति है वो एक साथ काम करते हैं तो ऐसे ही करना है। हो सकता है तुमको एक सी व्यक्ति भी हो और वो भी कुछ दिन में काम करे, वो भी तुमको अगर प्लस करना होगा टुगेदर तो a + b + c 1/10 + 1/12 + 1 जो भी दिन में वो काम कर रहा होगा तो टुगेदर लेकर तुमको प्लस करके एक साथ दिन निकाल सकते हैं, समझ में आया। ठीक है, तो ध्यान देना यहाँ पर मैंने तुमको बोला था कि पर्सन और टाइम, इसमें क्या होता है, इसमें क्या होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। यहाँ पे एक पर्सन था 10 दिन में काम कर रहा है, एक पर्सन था 12 दिन में काम कर रहा है, लेकिन मिक्स हो गया तो देखो 5 दिन 5/10 डेज में वो काम कर रहा है, मतलब यहाँ पर पर्सन बढ़ गए तो काम टाइम कम हो गया, तो पर्सन बढ़ गए तो टाइम कम लग रहा है कि नहीं। चलो क्वेश्चन नंबर 11 है, बोल रहे कन्वर्ट 4 मीटर 2604 सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर्स। ये क्वेश्चन आया था सेंटीमीटर, ये क्वेश्चन आया था 2011 में, है ना। तो अभी 3040 सेंटीमीटर, सेकेंड ऑप्शन में है 3400 सेंटीमीटर, थर्ड ऑप्शन में है 3004 सेंटीमीटर और ऑप्शन 4 इज 6604 सेंटीमीटर। अब ध्यान से देखो इसको, कन्वर्ट 4 मीटर 2604 सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, तो बहुत आसान है ना, हमको सेंटीमीटर में ही तो निकालना है। तो यहाँ पे दिया हुआ है 4 मीटर 2604 सेंटीमीटर, उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो हमको पता है 4 मीटर मतलब कितना सेंटीमीटर होता है, 4 मीटर मतलब 400 सेंटीमीटर होता है। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे 400 प्लस 2604 सेंटीमीटर, यहाँ पे क्या हो जाएगा 400 प्लस कर देंगे यहाँ पे, तो 4 + 0 इज 4, 0 + 0 इज 0, 6 + 4 इज 10, तो 0 लिखना पड़ेगा, 1 कैरी लेना पड़ेगा, और 2 और 1 3, तो 3004 सेंटीमीटर इसका आंसर आना चाहिए। ऑप्शन में मिल रहा है क्या, ऑप्शन नंबर 3 में मिल रहा है, इजी है ना। चलो 12th नंबर देखते हैं क्या है, हाउ मेनी डेज आर देयर इन 2 मंथ, 5 वीक्स एंड 10 डेज 18 डेज। ठीक है,
तो वो बोल रहे हैं कि कितने दिन है, हाउ मेनी डेज आर देयर इन 2 months, 5 weeks and 18 days। ये भी 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन 1 है 113 डेज, ऑप्शन 2 है 115 डेज, ऑप्शन 3 है 116 डेज, ऑप्शन 4 है 114 डेज। बोल रहा हाउ मेनी डेज आर देयर इन 2 months, 5 weeks एंड 18 डेज। तो कैसे लिखेंगे, पहले लिख लेता हूँ। देखो 2 month, फिर उन्होंने बोला प्लस 5 week और 18 डेज में कितने दिन होते हैं टोटल, ऐसा उन्होंने पूछा है हमको, है ना। तो 2 month के अंदर में हम 30 के हिसाब से चलते हैं, तो 2 month के अंदर में क्या आएगा, 30 60 आएगा, 60 डेज, है ना। क्या आएगा, 60 डेज आएगा। उसके बाद 5 वीक है, तो हमको पता है वीक में 7 डेज होता है, तो 5 7 जा 35 डेज। उसके बाद में ये 18 डेज। तो यहाँ पर देखो 60 प्लस 5 7 जा 35 प्लस 18। तो यहाँ पर 0 प्लस 5 इज 5, 5 प्लस 8 इज 13, 13 1 कैरी, 1 और 1 2, 2 और 1 3, सॉरी 2 और 3 5, 5 और 6 11, 113 डेज आने चाहिए टोटल। कितने आने चाहिए, 113 डेज आने चाहिए, है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 1 में आ गया। तो इतने में ऐसे को सॉल्व करना 2 month, और जब भी मंथ रहे तो मंथ को ना 30 ही कंसिडर करना, नहीं तो चाहे जाओगे फिर 31 30 दोनों मिला के 61, नहीं। समझ में आया इतना। चलो अभी है हमारे पास 13 क्वेश्चन। 13 नंबर 13 है, अनीता स्टार्टेड अ हॉर्स पेंटिंग at 11:55 am and finished it at 12:05 pm. What time taken by him to complete a painting? बाय हर चाहिए था। चल, तो यहाँ पर क्या है, वही है, स्टार्ट किया एक टाइम और फिर एंड किया उस टाइम, और बीच का जो टाइम है वो निकालो बोल रहे हैं। अब 2 क्वेश्चन वैसे लिए थे हमने, तो यहाँ पर वो सेम पैटर्न का क्वेश्चन है, तो तुमको उसको कंप्लीट खुद ही करना है, ठीक है। तो 13 का जो है वो होमवर्क ले लेना, वो खुद कर लेना, ठीक। दूसरा है हाउ मेनी बॉटल्स फिल्ड, हाँ ये देख लेते हैं। देखो 14 नंबर का क्वेश्चन है, ये अलग पैटर्न है। हाउ मेनी बॉटल्स filled 300 ml capacity from a pot which contains 2.88 मीटर क्यूब ऑयल। ये क्वेश्चन आया था 2010 के एग्जाम में, 2010। ऑप्शन है इसके 950, ऑप्शन 2 है 9050, ऑप्शन 3 इज 9500, ऑप्शन 4 इज 9550। मीनिंग समझो, हाउ मेनी बॉटल्स फिल्ड 300 ml कैपेसिटी, मतलब 300 ml कैपेसिटी के कितने बॉटल एक पॉट भरेंगे, है ना। किससे, एक पॉट में कितना ml है, 2.88 मीटर क्यूब ऑयल है, तो 300 ml का कितने बॉटल्स भरेंगे। तो हमको इतना पता है ना, जब भी नंबर ऑफ बॉटल्स, नंबर ऑफ टाइल्स वगैरह लगेंगे ना, तो यूनिटरी मेथड के साथ में क्या करना है, डिवीजन करना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं नंबर ऑफ बॉटल्स इज इक्वल टू, ऊपर लिखूंगा मैं कैपेसिटी ऑफ, या फिर टोटल ऑयल लिख दूंगा, टोटल ऑयल, जितना हमारे पास टोटल ऑयल है वो पॉट के अंदर, ऑयल इन क्या है, पॉट के अंदर में टोटल ऑयल कितना है, और यहाँ पे लिखेंगे कैपेसिटी ऑफ बॉटल, है ना। कैपेसिटी ऑफ बॉटल की कितनी कैपेसिटी है, बॉटल में कितना ml
ऑयल डाल सकते हैं। तो एक बॉटल की कैपेसिटी 300 ml है और टोटल हमको दिया 2.88 मीटर क्यूब। तो यहाँ पर 2.88 मीटर क्यूब ऑफ ऑयल हमारे पॉट में है। एक बॉटल की कैपेसिटी है 300 ml। तो इसको डिवीजन कर सकते हैं, लेकिन क्या करना, कभी भी डिवीजन करने के लिए, नंबर ऑफ बॉटल निकालना है तो डिवीजन करने के लिए यूनिट को सेम करना। क्या करना? यूनिट को सेम करना। अब यूनिट को सेम करने के लिए क्या करते हैं, ml चाहिए, तो हमको इतना पता होना चाहिए कि 1 मीटर क्यूब मतलब कितना ml होता है। तो पहले तो 1 मीटर क्यूब मतलब होता है 1000 लीटर वाटर ऑयल जो भी है ना। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ml में दिया हुआ है, तो हमको 1000 लीटर में कितना ml होता है वो निकालना पड़ेगा। तो 1 लीटर में होता है 1000 ml, तो इसको मैं 1000 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो यहाँ पर 1000 और एक और 3 जीरो आ जाएंगे, तो ये इतने ml हो जाएगा। 10 लाख ml 1000 लीटर में पानी या ऑयल रहता है। तो अभी अगर मुझे 2.88 लेना है तो मैं क्या करूंगा, 2.88 मीटर क्यूब के लिए तो मैं डायरेक्ट 10,000 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो 2.88 इंटू 10 लाख से 10 लाख ml, तो मेरा मीटर क्यूब का डायरेक्टली ml में कन्वर्जन हो जाएगा। अब यहाँ पर ये पॉइंट हटाना है तो 2 जीरो हटा दूंगा मैं, तो ये 2 जीरो मैंने हटा दिए, तो 88 और बाकी जितने हैं वो 1 2 3 4 है ना, 4 जीरो यहाँ पे लगा दूंगा। 2.88 मीटर क्यूब मतलब होता है यहाँ पर 28,80,000 ml, 28,80,000। तो यहाँ पे लिखूंगा 28,80,000 ml ऑफ ऑयल उस पॉट में है और 300 ml की एक बॉटल। अब 0 0 0 0 कैंसल आउट हो रहा है, यहाँ पे 3 9 जा 27 हो जाएगा, 1 और 8 बचेगा, 3 6 जा 18 और बाकी 0 0। इतनी बॉटल्स हमको भरी है, इतना जितना ऑयल है उसमें 9600 बॉटल्स भरेगी। अच्छा हाँ, इसीलिए यहाँ पर हमारा वैल्यू भी गलत आया। तो अभी ये कंसीडर करो कि चलो 88 है यहाँ पर, और 88 है तो यहाँ पर ऑप्शन 3 में 6 है, तो मेरा देखो 9600 आ रहा है। तुम कर लेना अभी 85 करके उसको, ठीक है। तो अब मैंने गलती से ले लिया 88, तो 2.88 मीटर क्यूब का हमको कितना मिलेगा, कितनी बॉटल भरेगी, 9600 बॉटल भरेगी। तुम कैलकुलेट कर लो 2.85 अगर तुम्हारे पास मीटर क्यूब ऑयल है तो कितनी बॉटल भरेगी, है ना। मैंने ऑप्शन भी चेंज कर दिया उसमें, 9600। समझ में आया, पैटर्न समझा है, ठीक।